आखिरकार शेर अफजल मरवत ने सच बोलते हुए दुख बयान करते हुए पीटीआई से भाग गए और ऐसा उन्होंने क्यों किया। फौज का कौन सा अमल जो है वो सख्त हराम है और ये फतवा मौलाना साहब ने क्यों दिया। इमरान खान तुम्हारे बाप से भी माफ़ी नहीं मांगेगा। शदीद किस्म का फ़ौज को सख्त रद्द अमल देते हुए जवाब दिया गया। किसने जेल को गले लगा लिया और इसके साथ आज की बहुत सारी अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। शेर अफजल मरवत साहब खान साहब को मिलना चाह रहे थे और कल खबर दी थी जियो टेलीविजन ने कि इमरान खान ने उनसे मिलने से इनकार किया। जेलर सुपरडेंट को और बाकी लोगों को फ़ोन करके आज फिर से शेर अफजल मरवत जो है इमरान खान से मिलने की उन्होंने कोशिश की और मुलाकात हुई या ना हुई, ताहम बाहर आकर उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके साथ अली मोहम्मद खान भी खड़े हुए और जबकि शेर अफजल मरवत ने कहा कि आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े ना हों, शायद मेरे मुंह से कुछ अल्फाज और जुमले ऐसे निकल जाएं कि आपको नागवार गुजरें। शेर अफजल मरवत साहब भाग गए और कहा कि मैं एक वक्त आएगा तो वापस आ जाऊँगा, मगर शेर अफजल मरवत के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है विद इन द पार्टी। अगर मैं देखूं उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अगर आपने नामजद किया था चेयरमैन के लिए तो फिर आगे बात को बढ़ाना चाहिए था, फैसला रिवर्स नहीं करना चाहिए था। ये भी दुरुस्त है कि शेर अफजल मरवत के साथ शिबली फराज हों, बाकी लोग हों, उमर अयूब हों, वो पार्टी के अंदर से उनकी टांगें खींचते हैं। शेर अफजल मरवत ने बबांग दौल कहा कि इमरान खान के खिलाफ जाना तो मैं किसी सूरत सोच नहीं सकता। हाँ, मैं अब जा रहा हूँ, जब वक्त आएगा तो वापस आ जाऊँगा। और उनको पता है कि मुझे इज़्ज़त और शोहरत खान से मिली और खान ने एक जुमला कह दिया, मेरे बारे में स्टेटमेंट दे दी, तो ये पाकिस्तानी अवाम जिन्होंने मुझे सर आँखों के ऊपर बैठा रखा है, ज़मीन के अंदर ज़मीन बोस कर देंगे मुझे। ये भी सच है कि शेर अफजल मरवत ठीक है, एक खूबी है कि वो दलेर हैं, आजकल अच्छी तकरीर भी कर लेते हैं, लेकिन उनका कोई IQ लेवल उस मजाज का नहीं है, उस म्यार का नहीं है कि ये किसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने, ये किसी बड़े ओहदे के ऊपर बैठे और लीड करें, भले ये जज भी रहे जो कुछ चीज़ें इन्होंने की। तो शेर अफजल मरवत साहब देखते हैं कि खान के साथ खड़े रहते हैं, नहीं रहते, मगर ये भी एक बड़ा सच है कि शेर अफजल मरवत जो हैं दलेर हैं। उन्होंने क्राउड जो है वो इकट्ठा किया, क्राउड पुलर हैं। बाकी पीटीआई के अंदर आप जितने भी लोग देख लें वो इस हद तक मोबिलाइज नहीं कर सके पंजाब, कराची और बाकी जगहों के ऊपर पीटीआई को, जिस तरह से शेर अफजल मरवत ने मुश्किल वक्त में ऐसे किया। अब जब सीटें जो हैं वो मिलने की बात हो रही है अदालत से, जजों को इंसाफ दिलाने की बात हो रही है, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पीटीआई शदीद रद्द अमल दे रही है, तो ऐसे नामसाद हालात में शेर अफजल मरवत के साथ इस तरह की चीज़ों का होना यकीनन जो है वो पीटीआई के लिए अच्छा नहीं है। मगर दूसरी जानिब इमरान खान साहब को सख्ती से पता है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और मेरी पार्टी में हैं। खान साहब जो हैं उनको साथ रखे हुए हैं, उनको निकाल भी नहीं रहे और निकाल सकते भी नहीं इतना जल्दी। खान साहब उनको साथ भी रखेंगे और उनके साथ हो के सियासत करते रहेंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे और जासूसों से अपने ही सियासी दुश्मन के खिलाफ काम लिया जाएगा। तो शेर अफजल मरवत के हवाले से ज़रूर कहिएगा कि आप क्या समझते हैं और क्या कहते हैं कि उनको किस जगह के ऊपर होना चाहिए और कैसे उनको क्या मिलना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि फ़ौज का ये जो अमल है सियासत में ये सख्त हराम है। मौलाना साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसके बाद कहा कि फ़ौज का सियासत में आना हराम है, लेकिन भरपूर सियासत करती है। फ़ौज भरपूर सियासत करती है, या तो वो तस्लीम कर लें कि उन्होंने इंतखाब में धांधली की है, और अगर नहीं की तो अवाम की अक्सरियत ने उनके 9 मई के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। और मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो मजलूम हैं और इन्हें इक़्तिदार तहरीक इंसाफ को सुपुर्द करने का मैं मशवरा देता हूं कि पीटीआई को मैंडेट मिला है, उन्हीं को दे दें, आप पीछे हट जाएं, आप मजलूम हैं। ये मौलाना साहब ने बात दुरुस्त कही कि नवाज शरीफ साहब मजलूम है चूँकि उनके साथ धोखा हुआ, लेकिन ये मजलूमियत और नाइंसाफ़ी उन्होंने अपने साथ ज़्यादती खुद की। फिर आप देखिए कि खबर है कि मौलाना फजल रहमान की जमात भी पार्लिमानी सियासत को खैरबात कहने के बारे में सोच रही है और इस हवाले से जमात की लीडरशिप के दरमियान मुशावरत जारी है। पार्लिमानी सियासत क्या है कि जो पार्लिमान का वो हिस्सा हैं, जो चंद सीटें उनकी हैं, वो वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। ऊपर से नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि आप अपोजिशन में बैठें और इमरान खान साहब जो हैं उनको इक़्तिदार दे दें। ना तो नवाज शरीफ साहब निकलेंगे इक़्तिदार से, अपोजिशन में जाएंगे, और ना इमरान खान ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत लेगा।
تو اس سارے حالات میں ایک ہی حال ہے کہ نیا الیکشن کروا لو، دیکھ لو کیا ہوتا ہے، کون کتنے پانی میں ہے، سب چیزیں ہو جائیں گی۔ ہم کسی کے باپ سے بھی معافی نہیں مانگیں گے، اور پی ٹی آئی نے فوج کو جو انہوں نے کہا تھا ڈی جی ایس پی آر نے کہ بڑا دل کیجئے، سامنے آئیے، 9 مئی کے واقعات میں آپ ملوث ہیں تو ایسا کریں کہ پوری قوم سے صدق دل سے معافی مانگ لیں۔ اس معافی سے پہلے میں آپ کو ایک سوال اور پھر اس کا جواب یاد کروانا چاہتا ہوں کہ ایک صحافی نے سوال کیا کہ عمران خان کو کمانڈوز نے جو ہے وہ وردی پہن کے عدالت کے آتے سے گرفتار کیا تھا، اور پلس 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کمیشن کیوں نہیں بناتے، جبکہ جو جوڈیشری کا معاملہ ہے اس کے اوپر کمیشن بننے کی بات ہو رہی ہے، اور یہی بات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں۔ اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی کہ میں ججوں کے معاملے کے اوپر جو انہوں نے الزام لگایا بغیر ثبوت کے، میں اس لیے بات نہیں کروں گا کہ وہ انڈر ٹرائل ہے کیس، لیکن 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر تو جوڈیشل کمیشن بننے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ سارا سچ سامنے ہے، یعنی کہ سارا جھوٹ سامنے ہے، تو پھر جھوٹی چیز کے اوپر کیا کمیشن بنانا۔ تو جب یہ معیار ہو تو اس معیار کے بعد وہ کہیں کہ پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان پوری قوم سے معافی مانگ لیں، اور ایسی بات کے اوپر معافی مانگیں جس میں ان کا قصور ہی نہیں ہے۔ 9 مئی کا واقعہ کروایا گیا، جس نے بھی کیا سب لوگوں کو پتہ ہے، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کا کچمبر نکال دیا گیا، مظلوم بھی وہ بنے اور معافی بھی وہ مانگیں، مار بھی وہ کھائیں اور آگے سے آہ بھی نہ کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اور اسد قیصر نے جواب دے دیا، جو کاشف عباسی صاحب کی اہلیہ ہیں، ان کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے اسد قیصر نے کہا کہ ہم پشتون ہیں، پٹھان ہیں، ہم تو اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے۔ تو آرمی چیف بھی تو رشتے میں قوم کا باپ لگتا ہے، یہ پی ٹی آئی کہا کرتی تھی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کسی کے باپ سے بھی معافی نہیں مانگیں گے، ہم تو اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے۔ تو اب جو سننا تھا سن لیا، اور ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جو ان کا لب و لہجہ تھا، جو الفاظ تھے، جو انہوں نے ایک پارٹی کو، سیاسی پارٹی کو فوج کا ترجمان ہوتے ہوئے ہٹ کیا، جو لوٹے اور پتہ نہیں کس طرح کا انہوں نے لونڈے کا لفظ استعمال کیا، یقیناً اس طرح کے کچھ الفاظ تھے ملتے جلتے، تو جو رد عمل ملا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی امیجن کیا تھا کہ آپ ڈی جی ایس پی آر پریس کانفرنس کرے گا اور اس کے بعد اتنا بنجال آئے گا، اور پی ٹی آئی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ آپ ان کے سامنے اگر ہم لیٹ گئے الٹے یا سیدھے تو انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، تو لہٰذا ان کو اب لتاڑو، آپ تو پہلے سے پھنسے ہوئے ہیں، اوپر سے اب تنقید ہو رہی ہے، تو آپ ٹکراؤ کی طرف جاؤ اور دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے اور کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ لیکن عوام کی طاقت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، عوامی سطح کے اوپر عمران خان جیت چکا ہے، باقی سب ہار چکے ہیں، وہ چاہے فوج ہو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں، حکومت ہو، آپ سب کو۔ ایون دیکھیے مولانا صاحب نے سچ بولنا شروع کیا، عوام نے ان کو تسلیم کیا۔ کیا آپ پی ٹی آئی والے مولانا صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ شعور ہے، یہ سمجھ ہے۔ وہ اس وقت مولانا صاحب یا کسی کے اوپر بھی تنقید کریں گے جب وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہیں گے۔ تو اگر مولانا صاحب اور پی ٹی آئی والے ایک پیج کے اوپر آ سکتے ہیں تو ملک، قوم اور مذہب کی خاطر اسٹیبلشمنٹ اور یہ تمام سیاستدان ایک پیج پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ ان کو پتہ ہے جب ہم ان کو اختیارات دے دیں گے سیاستدانوں کو، یہ ہمارے لیے قوانین سازی کر کے ساری چیزیں ہمیں پوچھیں گے، بھائی آڈٹ کرو، سیمنٹ کتنا بیچا، ڈی ایچ اے کتنا بکا، اس کے پیسے کہاں گئے، تیل کیسے سمگل ہوتا ہے، فلاں چیزیں کیسے ہوتی ہیں، آنکھیں ٹھیک کرتے ہیں، جلے ہوئے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، تو یہ سارا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ جو ہم بجٹ دیتے ہیں 28 ارب کا، وہ کہاں لگاتے ہو؟ تو اس نظام سے وہ ڈرتے ہیں، اپنے ذاتی اور خاندانی اور مستقبل کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، اور اس وجہ سے دو ریاستیں ایک ریاست کے اندر، ایک سرزمین کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ اب دیکھیے کہ بشرا بی بی عمران خان کے پاس پہنچ گئی اور دنیا کی پہلی کوئی قیدی ہوگی جس نے جیل کو خود سے گلے لگا لیا اور کہتی ہے کہ ہاؤس اریسٹ کے بجائے، بنی گالا گھر کے بجائے مجھے جیل بھیجے، اور عدالت نے فیصلہ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم۔ عدالت نے بنی گالا کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا، بشرا بی بی کو بنی گالا سب جیل سے اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا ہے، تو اب وہاں پہنچ گئی ہیں۔ اب کرو نا تنقید، عمران خان نشہ کرتا ہے، ایک دن جیل میں نہیں رہ سکتا، اب کہو نا بشرا بی بی ہی ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے گی، یہ بات میں بھی سوچتا تھا۔ تو اب تو بشرا بی بی جیل میں ہیں، آپ نے ان کی جان کا بھی تحفظ کرنا ہے، ان کو سنبھالنا ہے، اگر ذرا بھی کچھ ہوا تو عوام نے آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے۔
मीडिया कल के दिन जो है वो कौन सी वीडियो दिखाएगा, और इतलात के मुताबिक ये है कि तमाम मीडिया चैनल्स को 9 मई के दिन वही जाली वीडियो और फुटेजेस चलाने का हुक्म दिया गया है कि आप 9 मई को जो कुछ हुआ उन ज़ख्मों को फिर से ताज़ा करो, वो जो शहीदों के मुजस्मे थे वो दिखाओ, हमारे GHQ के ऊपर हमले की वीडियो दिखाओ। 9 मई को पता चलता है कोई बरसी है किसी की, को मर गया था, उर्स मनाया जा रहा है, कोई जश्न मनाया जा रहा है या शोक मनाया जा रहा है, तो दिखाओ पूरा दिन वीडियो। और कुछ वीडियो PTI ने भी लगा दी थी, उसके अंदर क्या हुआ था, तो अवाम इसके ऊपर हंसेंगे, आपके दुख ताज़ा होंगे। एक वो जो जाली ड्रामाबाजी थी उसको फिर से अवाम देखेंगे और मज़ीद समझ जाएंगे कि ऐसे तो हो नहीं सकता। भाई लोग सवाल पूछते हैं कि फ़ौज कहाँ थी, उन्होंने कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमले को क्यों नहीं रोका। ये कायदे आज़म का घर पहली बार सामने आया था, वो आप ही के कब्जे में। कायदे आज़म का बेटा बेटी जो थे, कोई दूर पार का रिश्तेदार तो रहता नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आप फिर से दिखाएंगे, फिर से शर्मिंदगी का बायस बनेगा, कौम के ऊपर कोई असर नहीं होना। और मीडिया को कह दिया गया, कल काशिफ अब्बासी साहब ने जब सच बोला मैं भी हैरान था, मैंने कोई 12 मिनट का क्लिप वो सुना, मैंने सोचा ये पूरा इंटरव्यू क्यों नहीं है। तो वो जितना सच बोल रहे थे मुझे अंदाज़ा था और हैरत भी थी कि हो क्या रहा है। तो वही हुआ कि उसके बाद इसलिए मुझे 12 मिनट से आगे प्रोग्राम नहीं मिला कि वो बंद करवा दिया गया। तो इमरान खान का जेल से अहम पैगाम है, और किस नौयत का पैगाम है वो बड़ी अहम चीज़ है, ये आपके सामने रखनी। कहते हैं कि इनके सारे मनसूबे अल्लाह के हुक्म से हाथ में मिल रहे हैं। इमरान खान का जेल से बड़ा बयान। अडयाला जेल में कैद बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कौम के नाम जो पैगाम है उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात है, जिसकी सियासी जदोजहद नहायत ही ताबनाक है। अपनी 28 साल सियासी जदोजहद के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पुरअमन जमात के तौर पर हमेशा मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और मुल्क में अदल और इंसाफ के फ़रोग़ को अपनी पहचान बनाया। 9 मई को जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की गई वो सबसे पहले तयशुदा था। 9 मई में 2023 की हकीकत कौम पर पूरी तरह वाज़ेह है, और अगर कोई समझता है कि ताकत के अंधे इस्तेमाल और नशे में रियासती वसाइल के इस्तेमाल को इस्तेमाल करते हुए बल बोते पर वो हकीकत को जुटला सकता है तो यकीनन बड़ी गलत फहमी का शिकार है। चुनांचे में एक मरतबा फिर दोहराता हूँ कि कौम को बताया जाए कि 9 मई में 2023 को किसके हुक्म पर मुझे इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से नीम फौजी मुसल्ला दस्ते के जरिए अगवा किया गया, किसके हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से CCTV फुटेज चुराएगी, बहुत बड़े सवालात हैं। किसके हुक्म पर मेरे पुरतशद्दद अगवा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले नहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई गई, और किसके हुक्म पर मुख्तलीन के अहले खानों को डराया धमकाया गया और अपने प्यारों के कत्ल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बाज रखने के लिए उन पर दबाव किसने डाला। ये इमरान खान के बहुत अहम सवालात हैं। किसके हुक्म पर कोर कमांडर हाउस और कैंट की सिक्योरिटी हटाई गई। 9 मई के वाक़यात को तारीख के आईने में देखता हूँ तो मुझे 1971 के वाक़यात से वाज़ेह ममासलत दिखाई देती है, और 24 मार्च 1971 को उस वक्त का हुक्मरान यहिया खान सियासी फ्रीकेंस से मुज़ाकरात के लिए ढाका में मौजूद था, मगर मुज़ाकरात की कामयाबी में हरगिज़ संजीदा न था। चुनांचे 24 घंटों के अंदर अंदर यानी 25 मार्च को मशरक़ी पाकिस्तान में फुल स्केल फौजी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया, और इस तर्ज पर 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत पहले मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया और फिर पूरे मुल्क से हमारे हज़ारों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब कुछ पहले से तयशुदा था और पूरे का पूरा रियासती निज़ाम झूठ और फ्रॉड पर खड़ा है। इमरान खान मजीद कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो धरने, एहतजाज और लॉन्ग मार्च के जरिए उनको धमकाया गया, जिस पर उन्होंने मामला जिरगे के सुपुर्द किया। जिरगे में ये बात वाज़ेह तौर पर बयान की गई कि नवाज शरीफ तब तक वापस नहीं आएगा जब तक काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनता। निगरान वज़ीर आज़म काकड़ ने हुकूमती जमात के एक रुकन को फॉर्म 47 का ताना देकर न सिर्फ सारे राज का पर्दा चाक कर दिया है बल्कि हमारे मौक़िफ़ को भी दुरुस्त साबित किया है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत और कमिश्नर रावलपिंडी के इतराफ़ी बयान ने सारी हकीकत कौम के सामने खोल कर रख दी। फिर कहते हैं कि ये सब कुछ उस लंदन प्लान के तहत जिसके वाज़ेह तौर पर 3 अहदाफ थे। नंबर 1, मुझे जेल में डाला जाए।
नंबर 2, मुझे नवाज शरीफ के केसेस माफ़ किए जाए। नंबर 3, तहरीक इंसाफ को क्रैश किया जाए। इस प्लान पर अमल दरामद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन वाज़ह तौर पर बतौर सहूलतकार दिन रात मसरूफ़ अमल हैं और इस प्लान के तहत मेरे खिलाफ सैकड़ों झूठे मुकदमात कायम किए गए, जबकि ज़रदारी नवाज शरीफ और उनके बच्चों के केसेस को माफ़ कर दिया गया। मुल्क में मीडिया पर इस कदर पाबंदियां आयद हैं कि कोई आवाज़ नहीं निकलती, ताहम उसके बावजूद गंदम का स्कैंडल बाहर आ चुका है। अगर मीडिया पर पाबंदियां आयद न की जाती तो अब तक न जाने कितने ही स्कैंडल सामने आ जाते। हम अपने किसानों से यकजहती का इजहार करते हैं। रियासत पहले ही किसानों को कुछ नहीं देती, अब उनसे उनकी मेहनत का सिला भी छीना जा रहा है। वो मजीद कहते हैं कि इनके सारे मंसूबे अल्लाह के हुक्म से खाक में मिल रहे हैं और अवाम हकीकत को अपनी आंखों के सामने देख रही है। यही वजह है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अवाम ने इन्हें बुरी तरह से शिकस्त देकर शिकस्त से 2-4 किया है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। जल्द इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।